आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक दो रिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक दो तो आपको सिर्फ फॉर्मूला बता देंगे, बाकी एक है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे डिनोट करते हैं आपको पता होगा, ई फाई से डिनोट करते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम यहाँ डिनोट करने वाले हैं के से। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इसके लिए एक हम रिएक्शन ले लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आपने देखा है, आपको पढ़ाया मैंने पहले कि जिंक प्लस कॉपर आयन से क्या बनेगा, जिंक आयन प्लस कॉपर। ये रिएक्शन आपको पढ़ा दिया गया है पहले ही कि जब हम जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। ये आप पढ़ चुके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इसी रिएक्शन के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप है स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर। अब आप सोचो कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तो क्या होगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचने का क्या मतलब होता है आपको पता है ना, कि बाहर से ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। मतलब क्या नहीं लगेगा, तो बाहर से ऐसा लगेगा कि ना तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ना ही कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ऐसा लगेगा इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के बाद, जब ऐसे स्टेज में पहुंच गया कि जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन है और कॉपर आयन का जो कंसंट्रेशन है, ये दोनों क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, मतलब ये किस केस में, इक्विलिब्रियम। किस केस में होगा ये, इक्विलिब्रियम के केस में होगा। तो वैसे केस में हम k की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आपको याद है ना, बनाने का तरीका बताया था ना आपको पिछले क्लास में, कि राइट साइड वाले में जिसका कंसंट्रेशन है वो ऊपर रहेगा, मतलब Zn+2 ऊपर लिखना है, और Cu+2 को कहाँ लिखना है, नीचे, मतलब लेफ्ट में जिसका कंसंट्रेशन है, और जो सॉलिड में उसको तो लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर k की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या रिएक्शन कोएफिशिएंट आप बोले इसको, तो अब अगर इस रिएक्शन का हम निकालना चाहते हैं ईएमएफ, तो हमें तो नस्ट इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इसको बनाए इस रिएक्शन के लिए कि फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, क्या होता है नस्ट इक्वेशन, याद कीजिए, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस क्या होगा 0.0591 बाय, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, n log 10 बेस। अभी यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा कि राइट वाले का कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, लेफ्ट वाले का कंसंट्रेशन कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, Zn+2 का कंसंट्रेशन ऊपर लिखे और Cu+2 का कंसंट्रेशन हमने कहाँ लिख दिया, नीचे। और जो हमारा नस्ट इक्वेशन के अंदर Q का वैल्यू होता था, अभी हमारा K का वैल्यू भी वही है। K हमने क्या निकाला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक, अब हमें ये समझना है कि आप एक बात, लास्ट पॉइंट है जो आप यहां पे समझो, कि अगर यहां पर अंदर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ऐसा बाहर से लग रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो उस सेल का जो ईएमएफ होगा, मैं स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड ईएमएफ तो इसका कुछ और होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि इस सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो इस सेल का ईएमएफ उस समय पे क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि स्टेज कैसा है, इक्विलिब्रियम का है। मतलब ना ही ऑक्सीडेशन होता हुआ समझ में आ रहा है, ना ही रिडक्शन होता हुआ समझ में आ रहा है। इट मींस रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन। तो उस समय पे जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अब हम यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे और यहाँ पर अपना E5 है 0.0591 बाय n log 10 बेस, यहाँ पे क्या लिख दे, K। यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 बना लो और यहाँ क्या लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से ये वैल्यू आ गई, है ना। तो अभी आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, अगर क्या हो जाएगी वैल्यू कि E5 को हम यही रहने देते हैं, इस पूरे को उठा के लेफ्ट में लेके आओ, 0.0591 बाय n log 10 बेस K।
ये ही हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोइंसिडेंटली जो हमने इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको कल के क्लास में क्यू के बारे में बताया था। इसलिए मैंने कहा कि तरीका आपको याद होगा कि राइट वाले का कंसंट्रेशन ऊपर रखते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट वाले का कंसंट्रेशन कहाँ रखते हैं, नीचे। लेकिन जब हमने यहाँ पर वैल्यू डाला, ये जो हमारा क्यू का वैल्यू हुआ करता था, ये तो बिल्कुल सेम हो गया, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया के। उसके बाद इस सेल का जो ईएमएफ है, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रेट ऑफ रिडक्शन बराबर है, तो उस समय उस सेल का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया और सॉल्व करते ये हमारा आ गया रिजल्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब 2 और रिजल्ट्स हैं वो आपको लिख के दिखाएंगे, और रिजल्ट्स पे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो भी आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो अब आपको जैसा बताया कि एक और रिलेशन है वो आपको बताना है, और एक्चुअली में उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको बताना है। और आज एक बार फिर से आपको सेल का रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो है वो तो आप जानते हैं कैसे लिखना है, तो हम आपको ईएमएफ निकालना कैसे है वो बता देंगे। लेकिन इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ता है किसी भी सेल का अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप देखिए यहाँ पे पहले कि E5 वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग टू रिडक्शन रिएक्शन, मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के आपको दिए हुए हैं, और कह रहा है कि फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल एंड वर्क डन बाय द सेल। तो वर्क डन तो हम लोग बनाएंगे, अपने पास फॉर्मूला वर्क डन का है डेल्टा जी, आपको याद होगा क्लास 11 में आपने पढ़ा भी होगा कि वर्क डन हमेशा किसमें आना चाहिए, हमारा वैल्यू नेगेटिव में आना चाहिए, किलो जूल में, है ना। तो वो तो हम लोग बनाएंगे ही, लेकिन पहले आप देखेंगे कि हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे सेल का। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो जैसा कि आपको पहले जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बताया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और दूसरे वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आई थिंक कि आपको बारिश की बहुत आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो बारिश की तेज़ आवाज़ आ रही है। चलिए कोई बात नहीं है, इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये कॉपर +2 आयन से कॉपर बनने का जो रिडक्शन पोटेंशियलिटी 0.52, और यहाँ है 0.16 कॉपर +2 से कॉपर +1 बनने का। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रोड का क्या होने वाला है, रिडक्शन, और इस इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, वो तो आप डिसाइड कर पाएंगे ना। अगर हम लिखते हैं एट एनोड, तो काफी तेज बारिश हो रही है। एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगा कि ये वाला आएगा, काम करेगा। तो कैसे लिखना होगा, कॉपर प्लस आयन से क्या बना, कॉपर +2 आयन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात, ये सब पहले बता दिया गया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए हमने इसको क्या किया, ऑक्सीडेशन के तौर पर लिखा। क्यों, क्योंकि उसका 0.16 है जो कि कम है इसके कंपैरिजन में। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, चार्ज बढ़ता है, इसलिए इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि +1 से क्या बना, +2 बना, और इसने कॉपर आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी तो +2 बनाना। और अब हम लिखेंगे एट कैथोड, जिस पर क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन में आप देखेंगे ध्यान से, रिडक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, सोच के देखिए कि कॉपर से बनेगा कॉपर आयन। तो हम यहाँ पे करते हैं, कॉपर है, ये कॉपर +2 है, ठीक है। अब ये जो है कॉपर +2, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कॉपर +1 होगा, कॉपर प्लस से ये बन रहा है कॉपर। तो इस कॉपर प्लस से कॉपर बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो यहाँ प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो दिया वो कर देते हैं, तो यहाँ है ना। देखिए कि कॉपर प्लस से कॉपर बनने का रिडक्शन पोटेंशियल वो थोड़ा ज्यादा है, कॉपर +2 से कॉपर +1 बनने का थोड़ा कम है। तो अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 2 बार सेम चीज है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे 2Cu+, और इधर क्या होगा, कॉपर प्लस कॉपर +2। अब देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन याद आया क्लास 11 का, डिस्प्रोपोर्शनेशन।
कि एक ही रिएक्शन के अंदर में 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। खैर वो तो अभी काम की चीज नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि कॉपर प्लस जो आयन है हमारे पास, जब उसका हमने ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, तो आपको यहाँ पे ये जानना था कि मान लीजिए एग्जाम में आपको कहता है कि आप रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो आप रिएक्शन कैसे लिख के दिखाओगे, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता दिया एक बार। उसके बाद अगर बात करता है कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, प्रेजेंटेशन आपको याद होगा ना, मैं लिख के नहीं बता रहा, प्रेजेंटेशन आप याद रखो कैसे होता था कि लेफ्ट में एनोड लिखते थे, राइट में कैथोड लिखते थे, याद है? एनोड के पास क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाते थे, वो सब तो आपको पता है, आपको पहले बताया है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है, n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 क्यों लिया? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्किट में मूव किया है इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर में। आप देख रहे हैं ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ईएमएफ की तरफ। तो ईएमएफ कैसे निकालना है आपको पता होगा कि सेल का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो कैसे बनाते हैं हम लोग, याद कीजिए आप, ई ऑफ कैथोड या राइट लेते हैं माइनस ई ऑफ एनोड। तो कैथोड पर कौन रहेगा, एनोड पर कौन रहेगा, वो तो आप यहाँ पे समझ ही चुके हैं। कैथोड पर कौन है, जिसका रिडक्शन, एनोड पर कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड वाला जो है हमारा वो कौन है, आप देखो कैथोड पर कौन है, कॉपर प्लस से कॉपर बनने वाला, तो ये कॉपर प्लस से कॉपर बनने वाला, तो वैल्यू क्या आएगी 0.52 माइनस क्या होगा 0.16। आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि हाँ एनोड का काम कौन कर रहा है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, तभी आप वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ऐसे भी आपको बताया था, याद होगा कि जब भी किसी भी सेल का आप ईएमएफ निकालोगे तो स्टैंडर्ड केस में वो कभी माइनस में नहीं आएगा। अब इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, इट इज 0.36 वोल्ट। ये निकल गया मेरा सेल का ईएमएफ, ठीक है। तो आपको दो चीज बता दी, अभी हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल लिया है। तो अगर हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाले हैं, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछा तो मेरे को तो ये बनाना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर नहीं पूछा, सिर्फ वर्क डन पूछ दिया, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या, आप देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है जो वर्क डन के लिए यूज होता है, तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ और ई फाई है। ई फाई मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो हमें तो स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना ही पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ n क्या है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूज हो रहा है, तो हमें रिएक्शन के थ्रू ये जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लिया, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ भी निकाल लिया, और F कौन है वहां पे, फैराडे कांस्टेंट है। अब हम उसकी वैल्यू भी वहां पे जानते हैं, 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, तो उसको हम वहां पे प्लेस कर देंगे। तो पहला इसको बनाइए। आई होप कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि हमने कैसे डिसाइड किया कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। ओके, आप इसको बनाइए, उसमें वैल्यू आपको प्लेस करके दिखा देते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं आज के लास्ट पॉइंट पर इस क्वेश्चन के। आपको पता है ना कि कैसे कैसे हमने वैल्यूज अभी निकाला है। अभी आपको मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखाया है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता ही है, और ई फाई अभी हमने कैलकुलेट किया था, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड करके। रिप्रेजेंटेशन मैंने कहा है आपको कि आप खुद से लिखने की कोशिश करें। हल्का सा ब्रीफली अगर बता दें तो आपको पता है कि एनोड एक तरफ, कैथोड राइट साइड में लिखा जाता है। इधर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बीच में क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ क्या होता है, रिडक्शन। ये सब याद है ना आपको। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम था। तो हमें पता है इन दोनों किसका होता है, ऑक्सीडेशन इसका हुआ था। तो ऑक्सीडेशन को आप कैसे लिखोगे, पहले कम चार्ज और फिर ज्यादा चार्ज, मतलब पहले +1 फिर +2। ठीक से लिख के दिखा दें, पहले कम चार्ज और फिर बड़ा चार्ज, ठीक है। बीच में क्या लगाना है, सॉल्ट ब्रिज लगाना है। उसके बाद रिडक्शन में, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ज्यादा चार्ज और रिड्यूस होकर क्या हो गया, कम चार्ज। तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कॉपर प्लस और यहाँ पे लिखेंगे कॉपर। ये हो गया, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन भी अगर बोलेगा तो आपको लिखने आना चाहिए, ये सब आपको पहले ही बता दिया। अब हमें निकालना वर्क डन। तो क्लास 11 में आपको पढ़ाया है ना कि जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है, वर्क डन स्पॉन्टेनियस तब होता है
जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है। बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है ना कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी वर्क डन स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसलिए यहाँ ये रिलेशन आपको याद रखना है कि ड्यूस फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो अब आप देखो कि हमारे पास जो निकालना है उसके लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट हमने सब निकाल लिया है, बस वैल्यू बिठाना है कि सिंस वी नो दैट, क्योंकि ये सब मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। डेल्टा जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला माइनस एन एफ ई फाइव। तो आप क्या करो, एन की वैल्यू बिठाओ 1 मोल, फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम पर मोल, और ई बाई की वैल्यू 0.36 वोल्ट। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई आप करके वैल्यू निकाल लोगे। आप यूनिट को देखो, मोल पर मोल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कूलम वोल्ट। क्या बचा? कूलम वोल्ट, मतलब माइनस 96500 इंटू 0.36 कूलम वोल्ट। और आपको पता है ना, फिजिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा, कूलम और वोल्ट दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएगा? जूल। जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा आंसर कितना आ गया? जूल में। और आंसर किस में छोड़ना है? किलो जूल। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट 1000 से डिवाइड करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलो जूल में। जैसे ग्राम से किलोग्राम बनाते हैं ना, ठीक वैसे हमने जूल से क्या बना दिया? किलो जूल बना दिया। और जो भी आएगा यही हमारा वर्क डन हो जाएगा आंसर। तो आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था, बहुत ही इजी था। आज के टॉपिक में पहले आपको मैंने बताया रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। तो पहले मैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में लिया, वहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, जैसा कि हम क्लास 11th में पढ़ते थे कि जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन ऊपर और जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन नीचे। बाद में जब हमने नस्ट इक्वेशन के थ्रू ईएमएफ निकालने की कोशिश की, तो वहां पर देखा कि जो वैल्यू होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट मतलब Q का, और जो हमारा अभी का K था, दोनों मैच करके हमने वहां K डाल दिया। और उसको डालने के बाद हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ के अंदर को देखा ना कि स्टैंडर्ड ईएमएफ तो जो होगा उसका वो होगा ही, बट जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो उस समय वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि वहां पर ना ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है, ना रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में दोनों का रेट क्या बराबर है ना। तो उसके बाद मैंने आपको बताया एक रिलेशनशिप यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट लगे तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।